नमस्कार। सीजीपीएससी की तैयारी में जुटे सभी अभ्यर्थियों का इस खास सत्र में स्वागत है। देखिए, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक टॉपिक ऐसा है जिसे नजरअंदाज करने की गलती हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो है कलचुरी राजवंश। ये सिर्फ कोई एक और डायनेस्टी नहीं है, बल्कि ये वो महाशक्ति थी जिसने लगभग 1200 सालों तक इस पूरे क्षेत्र की पहचान को गढ़ा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी राजवंश की गहराइयों में उतरेंगे, उनकी शुरुआत से लेकर उनके शानदार आर्किटेक्चर तक हर एक पहलू को सीजीपीएससी परीक्षा की नज़र से बहुत ही विस्तार से और आराम से समझेंगे। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी अध्याय को शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? ये हमारा रोड मैप है। हम इन 6 हिस्सों में पूरे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कलचुरी आए कहाँ से, उनकी उत्पत्ति और उनकी अलग-अलग शाखाएं कौन सी थीं। इसके बाद हमारा पूरा फोकस रहेगा रतनपुर शाखा के राजाओं और उनकी पूरी वंशावली पर। फिर हम उनके प्रशासन और सैन्य अभियानों को देखेंगे और उसके बाद उनकी वास्तुकला और संस्कृति पर बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये भी जानेंगे कि हमें ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है, यानी उनके अभिलेख, सिक्के और शिलालेख देखेंगे। और आखिर में सीजीपीएससी के लिए एक पक्की रिवीजन स्ट्रैटेजी के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो ठीक है, कहानी शुरू कहाँ से होती है? हमारा पहला सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा, कलचुरियों की उत्पत्ति और उनकी जड़ें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शक्तिशाली राजवंश की नींव कैसे रखी गई, जिसने आगे चलकर सदियों तक इस क्षेत्र पर राज किया। देखिए, कलचुरी राजवंश कोई छोटा मोटा वंश नहीं था। जरा सोचकर देखिए, 500 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक, मतलब लगभग 12 सदियों का शासनकाल। इसकी शुरुआत होती है इनके मूल पुरुष कृष्णराज से, जिनका समय था 550 से 575 एडी। उनके बाद आए उनके बेटे शंकरगण प्रथम और फिर उनके पोते बुद्धराज। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। 620 एडी के बाद लगभग 200 साल का एक अंधकार युग सा आ जाता है, जिसके बारे में हमें ज्यादा साफ जानकारी नहीं मिलती। एक और बात जो याद रखनी है वो ये कि इन्हें हैवंशी भी कहा जाता था, और दक्षिण कोसल से जो अभिलेख मिले हैं वो बताते हैं कि ये खुद को पौराणिक क्षत्रिय सहस्रार्जुन का वंशज मानते थे, जो जाहिर है उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को दिखाता है। चलिए अब इस वंशावली को जरा समझते हैं। हो सकता है ये थोड़ी मुश्किल लगे, पर हम इसे आसान बना देंगे। देखिए, शुरुआत हुई कृष्णराज से, जो महिष्मती शाखा के थे। उनके बाद शंकरगण प्रथम और फिर बुद्धराज आए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है वो आता है वामराजदेव के साथ। इन्होंने त्रिपुरी यानी आज के जबलपुर के पास जो तेवर है, वहां कलचुरी सत्ता की एक नई और बहुत शक्तिशाली शाखा की नींव रखी। त्रिपुरी को परमानेंट कैपिटल बनाने का श्रेय जाता है कुकल्य प्रथम को। इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए शंकरगण द्वितीय, मुग्धतुंग, फिर लक्ष्मण राज और फिर आए कोक्कलदेव द्वितीय। और इन्हीं कोक्कलदेव द्वितीय के बेटे थे कलिंग राज। यही वो शख्स हैं जो लगभग 1000 एडी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करेंगे। तो ये पूरी चेन त्रिपुरी से छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंची, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कोक्कल प्रथम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? भाई, बात यह है कि उन्होंने ही लगभग 875 से 900 एडी के बीच त्रिपुरी में एक स्थायी शासन स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। यही त्रिपुरी बाद में कलचुरियों की पावर का मेन सेंटर बन गया, और यहीं से उनकी दूसरी ब्रांचेस निकली और फैली। इसलिए जब भी त्रिपुरी शाखा की स्थापना की बात आएगी तो कोक्कल प्रथम का नाम सबसे ऊपर आएगा। त्रिपुरी के बाद कलचुरियों की शक्ति और बढ़ी और ये भारत में 4 मेन ब्रांचेस में बंट गई। हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। पहली, महिष्मती की ओरिजिनल शाखा, जिसके संस्थापक थे कृष्णराज। दूसरी, त्रिपुरी या तेवर की सबसे शक्तिशाली शाखा, जिसके संस्थापक वामराजदेव माने जाते हैं। तीसरी, सरयू पार शाखा, जिसके संस्थापक थे व्यास। और चौथी, जो हमारे सीजीपीएससी के सिलेबस का दिल है, रतनपुर शाखा, जिसके संस्थापक थे कलिंगराज। अब से हमारा सारा ध्यान इसी ब्रांच पर रहेगा। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा पर लगाते हैं। सीजीपीएससी परीक्षा के लिए और छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में ये शाखा सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी कहानी की शुरुआत हुई कैसे? ये कहानी शुरू होती है कलिंगराज से। साल था लगभग 1000 एडी, जब त्रिपुरी के राजा कोक्कलदेव द्वितीय ने अपने 18 बेटों में से एक कलिंगराज को दक्षिण कोसल जीतने का एक बड़ा काम सौंपा। कलिंगराज ने ये कर दिखाया और तुमाड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया। अच्छा, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2017 के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था।
तो संस्थापक का नाम कलिंगराज और पहली राजधानी तुमाण, ये दोनों नाम दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, जो है रतनपुर शाखा, शासक और वंशावली। इस सेक्शन में हम रतनपुर के कलचुरी राजाओं की पूरी फैमिली ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्स में अक्सर राजाओं का क्रम और उनका शासनकाल पूछा जाता है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो वंशावली का चार्ट है, इसको हम टुकड़ों में समझेंगे ताकि ये आसानी से याद हो जाए। चलिए एक एक करके राजाओं को देखते हैं। सबसे पहले फाउंडिंग फेज के 3 राजा। पहले कलिंगराज 1000 से 1020 एडी, जिन्होंने नींव रखी। दूसरे उनके बेटे कमलराज 1020 से 1045 एडी, और तीसरे रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 एडी, जिन्होंने रतनपुर शहर बसाया। इसके बाद आता है इस वंश का गोल्डन एज, जिसमें सबसे शक्तिशाली राजा हुए। चौथे राजा थे पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1090 एडी, और पांचवें जाजल्यदेव प्रथम 1090 से 1120 एडी। इनके समय में साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला। इनके बाद रतनदेव द्वितीय और 7वें राजा पृथ्वीदेव द्वितीय ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। फिर एक छोटा सा अस्थिरता का दौर आया, जिसमें जयसिंह देव और जाजल्यदेव द्वितीय ने राज किया। 10वें राजा थे रत्नदेव तृतीय और फिर प्रतापमल। अब यहां ध्यान दीजिए, प्रतापमल 1222 एडी के बाद एक बहुत लंबा अंधकार युग आता है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर 12वें राजा के तौर पर बहारेंद्र साएं 1495 से 1544 एडी का उदय होता है। उनके बाद कल्याण साएं, फिर लक्ष्मण साएं। अब आते हैं आखिरी दौर के राजाओं पर। 15वें राजा तखत सिंह, फिर राज सिंह, 17वें सरदार सिंह और 18वें रघुनाथ सिंह 1732 से 45 एडी, जो आखिरी स्वतंत्र कलचुरी राजा थे। और 19वां और आखिरी नाम है मोहन सिंह का, जिन्होंने मराठों के अंडर में शासन किया। इस तरह से अगर आप ग्रुप्स में याद करेंगे तो ये क्रम आसान हो जाएगा। ये स्लाइड एक तरह से पूरे कलचुरी काल का क्विक रिवीजन है। चलिए मेन पॉइंट्स को फिर से दोहराते हैं। शासनकाल 1000 एडी से 1741 एडी तक, जो इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल बनाता है। संस्थापक कलिंगराज, आखिरी शासक रतनपुर शाखा के रघुनाथ सिंह और रायपुर शाखा के अमर सिंह देव। राजधानियां क्रम से याद रखिए, पहली तुमाड़, दूसरी और सबसे फेमस रतनपुर, और तीसरी छुरी कोसगई। इनकी कुलदेवी थीं गजलक्ष्मी। ये मुख्य रूप से शैव धर्म को मानते थे और इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये सारे के सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि किसने राज किया, तो चलिए ये समझते हैं कि उन्होंने राज किया कैसे। हमारा अगला सेक्शन है प्रशासन और सैन्य अभियान। इसमें हम कलचुरियों के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उनकी राजधानियों और उनके मिलिट्री एक्सपेंशन को देखेंगे। कलचुरी शासन की एक खासियत ये थी कि उनकी राजधानी समय और राजा के साथ बदलती रही। इस टेबल को देखिए। पहली राजधानी थी तुम्माण, जो आज कोरबा जिले में है। इसे संस्थापक कलिंगराज ने बनाया था। इसके बाद रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर बिलासपुर को अपनी राजधानी बनाया, और ये सबसे लंबे समय तक उनकी पावर का सेंटर रही। काफी बाद में बहारेंद्र साय ने छुरी गोसगई, कोरबा और खल्लारी महासमुंद को भी अपनी राजधानी बनाया, और रायपुर में जो इनकी ब्रांच थी, उसकी राजधानी रायपुर को रामचंद्र देव ने बसाया था। एग्जाम्स में खास तौर पर मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ी बनाइए वाले सवालों में राजाओं की रानियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए कुछ मेन नामों पर एक नज़र डालते हैं। रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम था नोनल्ला देवी। पृथ्वीदेव प्रथम की रानी थीं राजल्ला देवी। जाजल्लदेव प्रथम की रानी का नाम था लाछल्ला देवी। जगदेव की रानी थीं सोमल्ला। रत्नदेव तृतीय की 2 रानियां थीं, रल्हा और पद्मा। और आखिरी राजा रघुनाथ सिंह की 2 रानियों का जिक्र मिलता है, लक्ष्मण कुंवर और पदम कुंवर। कलचुरी राजा सिर्फ बिल्डर ही नहीं थे, बल्कि बहुत जबरदस्त योद्धा भी थे। उनके मिलिट्री कैंपेन्स पर एक नज़र डालते हैं। कमलराज ने पूर्व की तरफ देखा और उत्कल यानी आज के ओडिशा को जीता। जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के राजा सोमेश्वर देव प्रथम को हराया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण और गंग शासक अनंतवर्मन चोटगंगों को हराया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी ओडिशा और बस्तर के राजाओं को जीता, और रायपुर ब्रांच के रामचंद्र देव ने मैकल क्षेत्र में मणिनाग देव को हराया था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कलचुरियों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि दूसरी स्ट्रैटेजीज का भी इस्तेमाल किया। जैसे कि रत्नदेव प्रथम ने मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक संबंध के जरिए साम्राज्य को बढ़ाया। उन्होंने कोमो मंडल के राजा वज्जुक की बेटी नोनल्ला से शादी की। वहीं पृथ्वीदेव प्रथम ने अपने सामंतों के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया और 2100 गांवों को जीता। जाजलदेव प्रथम ने तो अपने शासन की शुरुआत में ही एक बड़ा विजय अभियान चलाया
और बैरागढ़, लंजिका, भंडार जैसे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये उनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को साफ दिखाता है। अब हम उस सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो CGPSC मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, कलचुरी वास्तुकला और संस्कृति। इस सेक्शन में हम कलचुरियों की उस स्थायी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को देखेंगे जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है। कलचुरी राजा बहुत कुशल सिटी प्लानर्स भी थे। उन्होंने कई ऐसे शहर बसाए जो आज भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। इस टेबल को देखिए। रतनपुर शहर बसाने का श्रेय जाता है रत्नदेव प्रथम को। जांजगीर की स्थापना की जाजल देव प्रथम ने। तखतपुर को बसाया तखत सिंह ने और रायपुर शहर की स्थापना की रामचंद्र देव ने। ये शहर आज भी उनके काम की गवाही देते हैं। वाटर मैनेजमेंट और पब्लिक वर्क्स में भी कलचुरियों का योगदान कमाल का था। उन्होंने सिंचाई और पानी की सप्लाई के लिए कई बड़े बड़े तालाब बनवाए। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया। जाजल्यदेव प्रथम ने जांजगीर में भीमा तालाब बनवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर में खुर्क तालाब बनवाया और बारहेंद्र साय ने रतनपुर में बहरिया तालाब का निर्माण करवाया। इनमें से कई तालाब आज भी इस्तेमाल में हैं। अपनी स्ट्रैटेजिक और डिफेंसिव जरूरतों को पूरा करने के लिए कलचुरियों ने कई मजबूत किलों का निर्माण किया। रतनपुर का किला, जिसे गज किला भी कहते हैं, रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था। पृथ्वीदेव प्रथम ने चेतुरगढ़ का किला बनवाया, जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। इसके 3 मेन गेट्स थे, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारू द्वार। और बारहेंद्र साय ने छुरी को सगई में एक महत्वपूर्ण किले का निर्माण करवाया था। कलचुरी काल की जो सबसे शानदार विरासत है वो है उनके बनाए हुए मंदिर। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर खास ध्यान दीजिए। रत्नदेव प्रथम ने 3 बड़े मंदिर बनवाए। रतनपुर का महामाया मंदिर जो सबसे फेमस है, तुम्माड़ का बैंकेश्वर महादेव मंदिर और लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर। अब आते हैं जाजल्यदेव प्रथम पर। उन्होंने जांजगीर में विष्णु मंदिर बनवाया और पाली के शिव मंदिर का रेनोवेशन करवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने नारायणपुर में घुघरी मंदिर बनवाया। जाजल्यदेव द्वितीय ने मल्हार में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। बारहेंद्र साई ने कोसेगाई मंदिर बनवाया और रायपुर ब्रांच के ब्रह्मदेव राय ने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस मैप पर एक नज़र डालते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये सारी जगहें असल में हैं कहाँ। देखिए, उत्तर में रतनपुर, लाफागढ़, तुम्माड़ और कोसगई हैं। बीच के इलाके में जांजगीर, मल्हार और खल्लारी हैं। ये मैप हमें इन मंदिरों, किलों और राजधानियों के बीच के कनेक्शन को समझने और कलचुरी साम्राज्य के विस्तार की एक मेंटल पिक्चर बनाने में बहुत मदद करता है। चलिए, अब हम उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कलचुरियों के बारे में ये सारी जानकारी देता है, यानी साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के और शिलालेख। ये वो प्राइमरी सोर्सेज हैं जो इतिहासकारों को उनके शासन को समझने में मदद करते हैं और एग्जाम में इनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। सिक्कों से हमें राजाओं के धर्म, उनकी उपाधियों और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बहुत कीमती जानकारी मिलती है। जाजल्यदेव प्रथम ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए जिन पर श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दूल का चित्र बना था। रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी सिक्के चलाए। प्रतापमल्ल ने तांबे के सिक्के जारी किए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रत्नदेव तृतीय के सिक्कों पर हाथी पर हमला करते हुए शेर का निशान मिलता है, जो उनकी गज शार्दूल उपाधि को दिखाता है। कलचुरी राजा अपनी पावर और सॉवरेंटी को दिखाने के लिए बड़े बड़े टाइटल धारण करते थे। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति जैसे टाइटल लिए, जिसका मतलब होता है पूरे कोसल का स्वामी। ये टाइटल्स उनके विशाल साम्राज्य का प्रतीक थे। जाजल्यदेव प्रथम ने गज शार्दूल का टाइटल लिया, जिसका मतलब है हाथियों का शिकारी, जो उनकी मिलिट्री पावर को दिखाता है। ये उपाधियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिलालेख और ताम्रपत्र कलचुरी इतिहास के सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं। ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि उन्होंने 21,000 गांवों पर जीत हासिल की थी। उनके रायपुर ताम्रपत्र में उन्हें सकल कोसलाधिपति कहा गया है। पृथ्वीदेव द्वितीय के सबसे ज्यादा 14 अभिलेख मिले हैं, जिनमें कोनी शिलालेख सबसे प्रमुख है। रत्नदेव तृतीय के खरौद शिलालेख से पता चलता है कि राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा था। हर राजा के मेन शिलालेख और उनसे मिलने वाली जानकारी को याद रखना बेहद जरूरी है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं, निष्कर्ष। CGPSC के लिए पुनरीक्षण। इस सेक्शन का मकसद यह है कि इस सारी जानकारी को समेटा जाए और आपको एग्जाम के लिए एक क्लियर और इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी दी जाए।
तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? कलचुरी शासन से हमें कौन सी मेन बातें याद रखनी है? पहली, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश था। दूसरी, उन्होंने रतनपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों की स्थापना की। तीसरी, मंदिर वास्तुकला में उनका योगदान बेजोड़ है, खासतौर पर महामाया मंदिर। चौथी, उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था बनाई। और पांचवी, उन्होंने अपने पीछे ढेरों शिलालेख छोड़े जो हमें उनके इतिहास की सच्ची जानकारी देते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है, इसकी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। सबसे पहले रतनपुर के सभी राजाओं का एक क्रोनोलॉजिकल चार्ट बनाइए और उसे रोज देखिए। दूसरा, प्रशासन, वास्तुकला और शिलालेखों के लिए अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाइए। तीसरा, हर राजा के नाम के आगे उसके बनाए हुए मंदिर, किले, सिक्के और उसकी मिलिट्री विंस को लिंक करके लिखिए। चौथा, मैप पर सभी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल साइट्स को पॉइंट करने की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, आखिर में कलचुरी काल से जुड़े पिछले सालों के क्वेश्चंस को जरूर रिव्यू कीजिए। इस विश्लेषण के आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को परखेगा। आपके हिसाब से किस कलचुरी राजा के योगदान का छत्तीसगढ़ के कल्चरल लैंडस्केप पर सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा और क्यों? क्या वो रत्नदेव प्रथम थे जिन्होंने रतनपुर बसाया, या जाजलदेव प्रथम जो एक महान योद्धा और बिल्डर थे, या कोई और? इस पर जरूर सोचिएगा, ये आपको मेंस की तैयारी में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।